एपिसोड 15। ये इंसान है कि जानवर। नेक्स्ट मॉर्निंग अधिप की आंख खुली तो उसकी आंखें ही फैल गई। अदा के दोनों पैर उसके सीने पर थे और अदा का सिर पिलो की वॉल पर। अधिप घूर के अदा को देखने लगा। अदा के पैर इतने हल्के थे कि अधिप को अभी तक महसूस ही नहीं हुआ उसके ऊपर कुछ रखा भी है। अधिप ने तुरंत अदा के पैर पकड़ के झटक दिए तो अदा नींद में थोड़ा कुनमुनाई, फिर पैर सीधे कर लिए तो इस बार अदा का पैर सीधा अधिप के मुंह पर लगा। अधिप का मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने अदा का पैर पकड़ा और उठ के अदा का पैर पकड़े हुए उसको खींच के हवा में उल्टा लटका दिया। अदा की नींद एक सेकंड में हवा हो गई और होती भी क्यों नहीं। अधिप ने उसको उल्टा जो लटका रखा था और बेचारी अदा हैरानी से चमगादड़ के पंख जैसे अपने हाथ फड़फड़ा रही थी। उसको तो समझ ही नहीं आया उसके साथ अचानक हुआ क्या। वो तो अभी सो रही थी, अचानक से हवा हवाई कैसे हो गई। अदा को फड़फड़ाता देख अधिप गुस्से में बोला, तुम गिलहरी अपनी पूंछ जैसे हाथ पैर अपने तक रखा करो, समझी। बोला था ना मेरे साइड मत आना। और तुम चूहिया आई तो आई ऊपर से मेरे ऊपर अपने पैर पसार के सो रही थी। अदा आंखें बड़ी करे अधिप को देखने को कोशिश कर रही थी, लेकिन बेचारी वो कैसे ही अधिप को ठीक से देख पाती। अधिप ताड़ जैसा लंबा, अदा तो बेचारी अपना सिर भी नहीं ठीक से ऊपर बोलो या नीचे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बेचारी देखती क्या कि अधिप बोल क्या रहा है। अधिप ने फिर अदा को किसी टेढ़ी जैसे बेड पर फेंक दिया। गद्दा सॉफ्ट था तो अदा को लगी नहीं, लेकिन डर से उसका फेफड़ा जरूर फैल गया था। इतनी ऊपर से गिरने पर तो किसी का भी फेफड़ा फैल जाएगा। वो तो फिर भी अभी नासमझ थी। अधिप फिर अदा को घूरते हुए बोला, तुम गिलहरी वो साइड तुम्हारा है, समझी। उस साइड से दोबारा मेरे साइड आई या गलती से भी मुझे तुम्हारा पैर लगा तो तुमको बस हवा में नहीं टांगूंगा, सीधा छत पर ले जाके पैराशूट से उल्टा लटका के हवा में छोड़ दूंगा। अदा हैरानी से अधिप को देख रही थी। अधिप ने घूर के अदा को देखा और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। बेचारी अदा मासूम सा फेस लिए कंफ्यूजन में बस अधिप को देखती रह गई। उसके तो पल्ले ही कुछ ना पड़ा। उसका हाल उस बच्चे जैसा था जो बिना पढ़े एग्जाम में बैठा हो। अदा शांति से बैठी थी, अब उसकी नींद भी भाग चुकी थी और उसको करना क्या है ये भी कुछ नहीं पता था। अधिप कुछ देर में फ्रेश होकर बाल पोंछते हुए बाहर आया तो उसके कदम अदा को देख के रुक गए। अदा अपने बालों को किसी बंदर के जैसे खुजला रही थी। अधिप वहीं खड़ा होकर अदा को देखने लगा। अदा के बाल कमर से कुछ ऊपर थे और पूरे मैगी जैसे थे। जब से अदा अधिप को मिली तब से ना अदा के बाल धुले ना ही उसके बालों में कंघी हुई। खिलजी होना तो लाजमी था। अधिप ने अपना सिर झटका और अदा के पास आके खड़ा हो गया। अदा अधिप को देख के रुक गई। उसके हाथ अभी भी उसके बालों में थे और वो मासूमियत से अधिप को देख रही थी। अधिप के फेस पर अदा को देख के अपने आप मुस्कान आ गई और वो अदा के हाथ उसके बालों से हटाते हुए बोला, बंदर बनना बंद करो, तुम गिलहरी ही अच्छी हो। चलो तुम्हारे बाल शैम्पू कर देता हूँ तो खुजली नहीं होगी। अदा समझी तो नहीं, लेकिन अधिप के साथ चल दी। अधिप अदा को बाथरूम में लेकर आया तो उसको याद आया, अदा ने तो कल से ब्रश भी तो नहीं किया है। अधिप ने अदा को ब्रश करने को दिया तो अदा ब्रश को देखने लगी। अधिप ने अपना सिरना में हिलाया और खुद से ही बोला, किस पागल को ब्रश दे रहा हूँ, मुझे ही कराना पड़ेगा। बोल के अधिप ने ब्रश अदा के हाथों से लिया और अदा को अपने साइड घुमा के उसका मुंह पकड़ा और ब्रश कराने लगा। अदा शांति से अधिप को देख रही थी। अधिप को देखते टाइम अदा की पलकें एक बार भी नहीं झपक रही थी।
अदा को तो वैसे ही किसी चीज से घंटा फर्क पड़ता था, लेकिन अधिप को फिर अदा की नजरों से बेचैनी हो रही थी, जिससे अधिप थोड़ा गुस्सा होते हुए अदा से बोला, मुझे मत देखा करो समझी, मेरे सामने अपनी नजरें नीचे रखा करो। नजरें क्या? तुम्हारी ये जो छोटी सी लोटे जैसी खोपड़ी है ना, उसको ही नीचे रखा करो। अधिप ने ये बात अदा का सिर पकड़ के हिलाते हुए कही थी, जिससे अदा समझ गई थी अधिप किस खोपड़ी की बात कर रहा है। और अदा जो सिर ऊपर किए अधिप को देख रही थी और अधिप उसको ब्रेश करा था, उसने तुरंत अपनी खोपड़ी नीचे कर ली, जिससे ब्रेश अदा के मुंह से बाहर निकल गया और ब्रेश के ऊपर लगा पेस्ट का सारा झाग उछल के अधिप के मुंह पर गया और ब्रश नीचे गिर पड़ा। अधिप की आंखें फिर बड़ी हो गई। उसने अदा को फिर हवा में उठा लिया और घूरते हुए बोला, तुम मुझे इतना गुस्सा मत दिलाओ कि मैं तुमको उठा के पटक दूं। अधिप बोल रहा था कि अदा ने फिर एक नजर अधिप को देख के अपनी नजरें नीचे कर की। अधिप अदा को देख के शांत पड़ गया। अदा इस टाइम किसी मासूम बच्चे के जैसी लग रही थी, जो गलती करने पर नजरें नीचे करके खड़े हो जाते हैं। अधिप ने फिर अदा को वही बेसिन के पास बैठा दिया। तो एक बार फिर अदा ने अधिप को देखा और अपनी नजरें नीचे कर ली। अधिप अदा की इस हरकत पर मुस्कुराए बिना रह नहीं पाया। उसने पानी लिया, पहले अपना फेस साफ किया, फिर अदा के मुंह के पास जितना झाग लगा था साफ करने लगा। अदा चुपचाप किसी शरीफ बच्चे के जैसे नजरें नीचे किए बैठी थी। अधिप को अदा की ये क्यूटनेस बहुत अच्छी लगती थी। अदा वही करती थी जो वो बोलता था। हाँ, ज्यादातर उसकी समझाई चीज उसके ऊपर ही पलट के आती थी, पर अदा का उसको इतना फॉलो करना पता नहीं क्यों अधिप को अच्छा लगता था। अधिप ने अदा को पानी से मुंह क्लीन करवाया और उसको फिर गोद में उठा के लाया और बाथ टब में बैठा दिया। अदा बीच बीच में अधिप को नजरें उठा के देख रही थी, फिर अपनी नजरें नीचे कर रही थी। अधिप ने टब में पानी भरा और उसमें शैम्पू डाल दिया, फिर हैंड शॉवर लेकर अदा के सिर से पानी डाला तो अदा अचानक से पानी पड़ने पर मचल गई। अधिप ने उसको पकड़ के ठीक से बैठाया और बोला, कुछ नहीं हुआ, चुपचाप बैठो। अदा फिर चुपचाप बैठ गई। अधिप ने शैम्पू लिया और अदा के बालों में लगाने लगा। टब में भी शैम्पू होने से बबल बन गए थे। पहले तो अदा को बबल से कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब वो थोड़ा टब में फिसलने लगी तो अधिप ने उसको ठीक से पीछे करके बैठाया, जिससे उसका पैर बबल से बाहर आया और कुछ बबल उसके पैर में लगा रह गया और धीरे धीरे बबल खुद उसके पैर से गायब हो गया। अदा को ये अच्छा लगा तो वो जानबूझ के नीचे को खिसकने लगी, जिससे अधिप उसको खींच के ठीक से बैठाए तो उसका पैर बाहर आए और वो बबल को गायब होता देख सके। एक बार ऐसा हुआ तो अधिप कुछ नहीं बोला, लेकिन ऐसा बार बार होने पर अधिप ने अदा को दोनों बाजू से पकड़ लिया और बोला, ठीक से बैठ नहीं पा रही हो तो बोलो, किले ठोक देता हूँ। अदा थोड़ा डर गई और फिर ठीक से बैठ गई, लेकिन अधिप के हाथ पकड़ने से उसका हाथ भी बाहर आ गया था, तो वो समझ गई थी हाथ भी बाहर निकालने से बबल हाथ से गायब हो जाएंगे। अदा फिर बार बार बबल में हाथ डाल रही थी और निकाल रही थी, और अधिप बेचारा अदा के बालों में ही उलझा हुआ था। उसकी उंगलियां की फंस गई थी अदा के बालों में। अधिप को अब गुस्सा आने लगा था। वो चिढ़ के खुद से ही बोला, ये इंसान है कि जानवर? खुद गिलहरी जैसी है और बाल चिड़िया के घोंसले जैसे, बस अंडे रखने की कमी है। अधिप अदा के बालों में स्ट्रगल कर रहा था और अदा इतनी देर में बबल से कैसे खेलना है सीख गई थी। वो हाथों में बबल को लेकर उड़ा रही थी। धीरे धीरे अब अदा की मस्ती बबल के साथ बढ़ गई थी।
उसने ढेर सारे बबल हाथ में लिए और हवा में उठा दिए और वो बबल अधिप के सिर पर गिरे। अधिप के हाथ रुक गए। अधिप तो अदा के बालों से पहले ही चिढ़ा था। अदा की इस हरकत पर उसको और गुस्सा आ गया। अधिप ने अदा के बालों में हाथ डाले हुए ही उसका सिर अपनी तरफ घुमाया और उसको घूरते हुए बोला, तुम अब गई, तुम्हारे तो आज ये घोंसले जैसे बाल काट दूंगा। अधिप ने गुस्से में अदा के बालों से अपना हाथ निकाला, जिससे अदा के बाल खींच गए और वो चीख पड़ी। अधिप में एक नज़र अदा को देखा और खड़ा होते हुए बोला, दर्द हुआ ना, दर्द की जड़ ही काट देता हूँ। आज तुम्हारे बालों की प्रॉब्लम मैं खत्म ही कर दूंगा। बोल के अधिप उठा और बाथरूम के बाहर चला गया। अदा को 2 मिनट तो अपने सिर में दर्द हुआ, लेकिन बबल के आगे वो सब भूल गई और बबल से खेलने लगी। अधिप जल्द ही कैंची लेकर बाथरूम में आया तो अदा बाथ टब में नहीं थी। बाथ टब में बस बबल ही बबल थे। अधिप ने अपनी एक नज़र पूरे बाथरूम में घुमाई तो अदा कहीं नहीं थी। अधिप का दिल एक अनजाने डर से धक धक करने लगा। उसने कैंची साइड फेंकी और भाग के बाथटब के पास आया और अंदर हाथ डाल के देखने लगा तो अदा का फेस उसके हाथ में आया। अदा भी बबल के अंदर थोड़ा झटपटाई। अधिप थोड़ा शॉक हुआ और उसने जल्दी से अदा को पकड़ के पानी के नीचे से ऊपर निकाला और अदा के फेस को पकड़ के उसको देखते हुए परेशान होकर बोला, तुम ठीक तो हो, तुम पानी में डूब डॉट। अधिप बोलते हुए खुद ही चुप हो गया और हैरानी से अदा को देखने लगा। अधिप को लगा अदा पानी में डूब गई, लेकिन ये सोच बस अधिप की डर की वजह से आई। अगर वो नॉर्मली सोचे तो अदा पानी में कैसे डूब सकती थी। बाथटब में इतना पानी ही नहीं था और फिर भी अदा मानो इतने पानी में भी डूबती तो झटपटाती और चिल्लाती, लेकिन अदा तो नॉर्मली पानी के नीचे लेटी थी। सोचते हुए अधिप की हैरानी का ठिकाना नहीं था। वहीं अदा नजरें नीचे किए आराम से बबल में उंगली घुमा रही थी। अधिप ने अपने आप को नॉर्मल किया और अदा का सिर पकड़ के उसको ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमको बबल पसंद आए। अदा अधिप की बात समझते हुए बोली, ओके बॉस। अधिप, तुम और बबल से खेलोगी। अदा, ओके बॉस। अधिप ने अदा का फेस छोड़ा और जल्दी जल्दी टब में और पानी भर के उसने ढेर सारा शैम्पू डाल के साइड में जाके खड़ा हो गया और बोला, खेलो। अदा खुश हो गई और बबल को उछाल उछाल के खेलने लगी। फिर कुछ देर बाद बबल के नीचे पानी में चली गई। अधिप तुरंत टब के पास आ गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो देखना चाहता था अदा पानी के अंदर कितनी देर रह सकती है। अदा ने पानी के अंदर जरा भी हलचल की तो वो तुरंत अदा को बाहर निकाल लेगा। अधिप अपनी फिंगर क्रॉस करे खड़ा था। 5 मिनट हो गए थे, अदा ना पानी से बाहर आई थी, ना उसके शरीर में कोई हलचल हुई थी। अधिप को एक तरफ डर भी लग रहा था, लेकिन वो था एक साइंटिस्ट तो बिना एक्सपेरिमेंट के ऐसे जाने भी नहीं दे सकता था। पर 10 मिनट हो गए तो अधिप से रहा नहीं गया और उसने खुद ही अदा को बाहर निकाल लिया। तो अदा फिर पहले के जैसे नॉर्मल थी और अधिप को कंफ्यूजन भरी नजरों से देख रही थी, जैसे बोलना चाहती हो, क्यों बाहर निकाला, मैं अंदर बबल एक एक करके फोड़ रही थी ना। अधिप ने अदा को सही देखा तो उसको कुछ अच्छा महसूस हुआ। अधिप ने फिर हैंड शॉवर उठाया और अदा को खड़ा करके उसके ऊपर कर दिया। अदा की बॉडी से सारे बबल पानी में बह गए तो अदा का मुंह बन गया। अधिप ने फिर शॉवर बंद किए और बाथरोब उठा के अदा के हाथ में रखते हुए बोला, कपड़े निकालने सिखाए थे ना मैंने, वैसे अपने ये गीले कपड़े निकालो और इसको पहन लो, ओके, और पहन के बाहर आ जाना, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। अदा ने उदास मन से कहा, ओके बॉस। अधिप अदा की आवाज से ही समझ गया
अदा को बबल हट जाने का गम था, लेकिन ठंड अभी भी थी। भले अदा गर्म पानी में थी, फिर भी उसको ठंड लग सकती थी। इसलिए अदिप ने अपना एक्सपेरिमेंट भी बीच में छोड़ दिया था। अदिप फिर बाहर आ गया और अदा के बारे में सोचने लगा। अदा जब साबुन के पानी के नीचे 10 मिनट तक रह सकती है, तो नॉर्मल पानी में कितने देर तक रह सकती होगी? पर ऐसा हर किसी के लिए कर पाना मुमकिन नहीं है। वो खुद पानी के अंदर 5 मिनट से ज्यादा सांस नहीं रोक पाता। फिर अदा डॉट और अदा को याद कैसे आया वो पानी के अंदर रह सकती है, मतलब अदा बहुत बार ऐसा कर चुकी, इसलिए उसकी बॉडी ये नहीं भूली। तो क्या अदा कोई स्विमर है? अदिप के दिमाग ने अदा को लेकर बहुत से सवाल चल रहे थे। अब अदिप के सामने अदा का एक और सच आया था, जिससे वो थोड़ा हैरान भी था। जिस तरह अदा पानी के नीचे लेटी थी, ये एक आम बात नहीं थी। कुछ तो अलग है अदा में, जो वो अभी तक देख नहीं पाया। अदिप के दिमाग में फिर कुछ चलने लगा। एपिसोड 16, मेरी गिलहरी कहाँ है? अदिप अदा के बारे में सोचते हुए इधर उधर घूम रहा था कि अदा बाथरूम से बाहर आई और अदिप को देख के सिर नीचे किए हुए अदिप की तरफ बढ़ गई। अदिप अपनी ही सोच में डूबा था, तो उसने अदा पर ध्यान नहीं दिया और अदा भी सिर नीचे किए थी। तो अदिप उसको ठीक से दिखा नहीं और वो अदिप से टकरा गई। अदिप से टक्कर इतनी ज्यादा भी तेज नहीं थी, लेकिन हाथी से टकराने के बाद चींटी ठीक से खड़ी रह सकती हैं क्या? वही हाल अदा का हुआ। ऊपर से वो गीली थी, तो पानी की वजह से अपने आप को संभाल नहीं पाई और अदिप से टकरा के फिसल के गिरने लगी। अदिप ने तुरंत अदा का हाथ पकड़ लिया। अदा आधी हवा में टंग गई। अदिप अदा को देखते हुए उसमें फिर से खो गया और उसको ये तक ध्यान नहीं रहा कि अदा को बस गिरने से बचाना नहीं था, उसको ठीक से खड़ा भी करना था। अदा आधी हवा में खड़ी अपनी नजरें डर से इधर उधर कर रही थी। उसको लग रहा था वो अब जमीन पर गिरी डॉट की तब डॉट, क्योंकि अदा के हाथ थे गीले और अदिप महाराज तो अदा को ही देखने में बिजी थे। उनको तो होश ही नहीं था अदा का हाथ उसके हाथ से फिसल रहा है। वो बस अदा की अदाओं को निहार रहे थे। गीले बाल जो हवा में नीचे झूला झूल रहे थे, जैसे पत्तों के निकारे से पानी टपकता है, वैसे अदा के बालों से टपका रहा था। ऊपर से गिला फेस, जिन पर अभी भी पानी की बूंदें थी, जो किसी मोती जैसी लग रही थी। और उसके ऊपर अदा का डरा हुआ पर क्यूट सा मासूम फेस, जिस पर तो सब कुर्बान, और उसकी कुर्बानी में अदा की कुर्बानी चढ़ गई। अदिप के हाथ से अदा का हाथ फिसल गया और अदा जमीन पर धम से गिरी और चीख पड़ी। अदा की चीख से अदिप महाराज अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आए और हड़बड़ा गए। अदा बेचारों सा मुंह लिए जमीन पर बैठी थी। अदिप जल्दी से नीचे झुका और अदा को खड़ा करते हुए बोला, तुम ठीक तो हो? मैंने तो तुमको पकड़ा था, फिर तुम गिरी कैसे? बेचारी अदा शब्दों की मारी बेचारगी से अदिप को देखती रह गई। अगर आज उसके पास शब्दों का ज्ञान होता तो वो अदिप से जरूर बोलती, क्या आपने सच में मैं मुझे पकड़ा था, या बस आंखें सेकने के लिए हाथ थामा था? अदा की मासूम शक्ल देख के अदिप समझ गया, गलती उससे ही हो गई। पर वो ठहरा महाराजा अदा का अकड़ू बॉस, वो थोड़ी ना अदा को सफाई देने वाला था या सॉरी बोलने वाला था। अदिप ने अदा को बेड पर बैठा दिया और उसके सिर पर टैप करते हुए बोला, देख के चला करो समझी। अदा बेचारी न्यूट्रल फेस के साथ उसको देखती रही। और बेचारी करती भी क्या? अभी वो बेचारी पीके जैसी थी, जिसको इस गोले की भाषा और गोले के लोगों के एक बातों के कई अर्थ समझने में टाइम लगने वाला था। अदिप गया और कबर्ड से अदा के लिए कपड़े और टॉवल ले आया। अदा ने बस बाथ रोब पहन लिया था, पर ना अपने आप को पोंछा था, ना अपने बाल।
बॉडी तो बाथरोब से अपने आप पुछ गई थी, लेकिन बालों से पानी टपक रहा था। अधिप ने अदा के बाल पोंछे और उसको फिर से ब्लैक कलर का टॉप देते हुए बोला, ये टॉप डॉट इसको ऊपर और ये पैंट इसको नीचे पहनना और फिर ये ओवरकोट इसको सबसे ऊपर पहनने, समझी? कल ही मैंने सब तुमको पहनना सिखाया था ना, बस वैसे ही सब कुछ पहन लो। और हाँ, ये पैंट इसको ऐसे दूर तक मत खींचना, तुमको कमर पर लगेगा, वरना आराम से पहनना। अदा सिर नीचे करके बैठी थी तो अधिप ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और उसका सिर पकड़ के ऊपर करके उसको देखते हुए बोला, समझ आया? अदा ने अपनी नजरें नीचे कर ली और बोली, ओके बॉस। अधिप ने गहरी सांस ली और अदा का सिर छोड़ते हुए बोला, कहाँ पागल के साथ फंस गया हूँ। इससे अच्छी तो मशीन होती है, एक कमांड दो, लाइफ टाइम याद रखती है, इसको बार बार वही चीज समझानी पड़ती है, पता नहीं कब तक ये सब चलने वाला है। बोलते हुए अधिप ने अदा के हाथ में कपड़े रखे और फिर अदा से बोला, पहन लो, मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन तुम कपड़े पहनने के बाद भी रूम से बाहर मत आना, पहले मुझे आवाज देना, ओके? अदा, ओके बॉस। अधिप ने अपना सिर हिला दिया और रूम से बाहर आके डोर बंद करके चला गया। उसने अदा को कपड़े पहनने के बाद भी बाहर आने से इसलिए मना किया था क्योंकि अधिप श्योर नहीं था कि डॉट अदा ठीक से कपड़े पहन पाएगी कि नहीं। घर पर जन्य तनय और कुछ सर्वेंट भी थे। अधिप नहीं चाहता था अदा कैसे भी उनके सामने जाए। वो अपने दोस्तों को अच्छे से जानता था। उसके दोस्त कैसे थे, उसको अदा के लिए अपने दोस्तों से कोई खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी अधिप के दिल में एक केयर थी अदा को लेकर। उस दिन उसने अपने गुस्से में अदा पर ध्यान नहीं दिया और अदा को लोगों ने गंदी नजरों से देखा। अधिप वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और अब वो जब तक अदा खुद सब समझने नहीं लगती, तब तक खास कर कपड़ों को लेकर तो बिल्कुल चांस नहीं लेगा। अधिप सीधा अपनी लैब में आ गया और कुछ केमिकल को मिक्स करने लगा। कुछ ही देर में अधिप के कानों में अदा की आवाज पड़ी, बॉस, बॉस डॉट बॉस। अधिप ने अपने हाथ में पकड़ा टेस्ट ट्यूब, स्टैंड पर रखा और भाग के रूम में आया और डोर ओपन ही किया था कि अदा से टकरा गया। अदा की डर से आंखें बड़ी हो गई, वो फिर पीछे को गिरने लगी। अदा को उस समय का दर्द अच्छे से याद था, लेकिन इस बार अधिप ने उसको पकड़ से सीधा खड़ा कर दिया और बोला, डोर के पास क्यों खड़ी थी? अभी डोर लग जाता तो। अदा बेचारों सा मुंह बनाए अधिप को देख रही थी। बेचारी वो तो कुछ करती भी नहीं थी, फिर भी उसका ये अकड़ू बॉस उसके ऊपर चिल्लाया करता था। पर उसको भी क्या ही फर्क पड़ता था। उसके तो दोनों कानों के बीच एक लंबी पाइप लाइन पड़ी थी। पाइप के एक कोने से बात अंदर जाती थी और दूसरे कोने से फिसल के बाहर निकल जाती थी। उसके पल्ले तो कुछ पड़ता ही नहीं था। अधिप ने अदा को शांत देखा तो फिर अपना सिरना में हिला के उसको देखने लगा। अदा ने कपड़े तो ठीक से पहने थे, लेकिन ओवरकोट की बटन नहीं बंद की थी। अधिप ने गहरी सांस ली और ओवरकोट की बटन बंद करने लगा। 4 बटन तक तो अधिप झुक गया, लेकिन लास्ट बटन बंद करने के लिए उसको तो नीचे ही बैठना पड़ता। अधिप ने मुंह बना लिया और उस बटन को देखने लगा। अब वो नीचे तो बैठ के बटन बंद करने से रहा। नीचे बैठता तो उसकी नाक ना झुक जाती। 4 बटन तक तो अधिप झुक गया, लेकिन लास्ट बटन बंद करने के लिए उसको तो नीचे ही बैठना पड़ता। अधिप ने मुंह बना लिया और उस बटन को देखने लगा। अब वो नीचे तो बैठ के बटन बंद करने से रहा। नीचे बैठता तो उसकी नाक ना झुक जाती। अधिप ने कुछ सोचा और अदा को दोनों बाजुओं से किसी सामान के जैसे उठा के टेबल के ऊपर खड़ा कर दिया और उसके कोट की लास्ट बटन बंद करने लगा।
इस बार अदा ऊपर थी और अधिप को सिर नीचे करके देख रही थी, वरना बेचारी को सिर उठा के अधिप को देखना पड़ता था। अदा अधिप को देख रही थी कि अधिप ने अदा के ओवरकोट की बटन बंद की और बाहर की तरफ जाते हुए बोला, चलो। अदा टेबल के ऊपर खड़ी नासमझी से अधिप को देखने लगी। अधिप डोर तक आया कि उसको एहसास हुआ अदा उसके पीछे नहीं है। अधिप ने पीछे पलट के देखा तो डॉट अदा टेबल पर खड़ी उसको बेचारगी से देख रही है। अधिप ने अपना सिर झटका और अदा के पास आते हुए अपने मन में बोला, मैं भी भूल जाता हूँ। ये बैल बुद्धि है, जैसा और जहाँ छोड़ोगे वैसे ही और वही मिलेगी। खुद का 0.5% दिमाग यूज नहीं करती। अधिप अदा के पास आया और उसको नीचे उतारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिए तो अदा किसी बच्चे जैसे अधिप की गोद में आ गई और अपने दोनों पैर अधिप की कमर में फंसा लिए। अधिप थोड़ा शॉक हो गया और अदा को देखने लगा। अदा की नजरें फिर झुकी हुई थी। अधिप के दिल में फिर कुछ हलचल हुई। उसने जल्दी से अदा को नीचे उतार दिया और वहां से बड़े कदम लेते हुए बाहर जाते हुए बोला, चलो। अदा अधिप के पीछे चल दी। अधिप इतनी तेज चल रहा था कि बेचारी अदा तो काफी पीछे छूट गई थी। अधिप और अदा दोनों डाइनिंग एरिया पर आ गए तो जन्य और तनय दोनों टेबल पर ही बैठे थे। जन्य अपने फोन में सीरियस होकर कुछ कर रहा था और तनय अपने टैब में कुछ देख के हंस रहा था। अधिप के पीछे आके खड़ी हो गई। तनय की नजर सामने खड़े अधिप पर गई तो वो उसको देखते हुए बोला, वहां क्यों खड़ा है, आ नाश्ता कर, अपना ही घर समझ। अधिप ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली। तनय मुस्कुरा दिया और इधर उधर देखते हुए बोला, मेरी गिलहरी कहाँ है। अब तो अधिप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जन्य उसकी गिलहरी को अपनी गिलहरी कैसे बोल सकता था। अधिप चिढ़ा हुआ तनय के पास आया और पानी का गिलास उठा के उसके फिर से ऊपर से डालते हुए बोला, दिमाग को सही दिशा में रखो। तनय चिल्ला पड़ा, ओए डॉट, ये क्या किया। जन्य ने भी अपना फोन बंद किया और दोनों को देखने लगा। अधिप अपनी चेयर पर आके बैठ गया और अपने लिए गिलास में जूस लेते हुए बोला, क्यों दिखा नहीं, फिर से करूं। तनय ने गंदा सा मुंह बना लिया और अपनी शर्ट झाड़ते हुए बोला, मैंने सुबह ही नहा लिया था, दोबारा नहलाने की जरूरत नहीं थी। अधिप बोला, नहाने से कुछ नहीं होता, दिमाग साफ होना चाहिए, जो तेरा बिल्कुल भी नहीं है। तनय मुंह सिकोड़ते हुए बोला, ओए, ये ना खुर्राट सिंह, मेरे सामने मत बनाकर, दोस्त हूँ तेरा, इज्जत कर कुछ मेरी। जिस दिन छोड़ के चला गया तो छाती पीट पीट के रोएगा। अधिप ने आंखें छोटी करके तनय को देखा और बोला, डोर उधर है, निकल। अधिप ने आंखें छोटी करके तनय को देखा और बोला, डोर उधर है, निकल। तनय ने अपना मुंह हैरानी से खोल लिया और बोला, मेरी कोई इज्जत नहीं है। अधिप, तुझे आज पता चला है। तनय ने रोने सी शक्ल बना ली तो जन्य उसके कंधे पर हाथ रखे दिलासा देते हुए बोला, कोई नहीं, आज मार्केट चल के ढूंढेंगे, अगर मिल गई तो 1.5 किलो तेरे लिए इज्जत खरीद लाएंगे। तनय ने जन्य को घूर के देखा और बोला, तुम दोनों को देखना, किसी दिन मैं खाई में धक्का दे आऊंगा। अधिप और जन्य दोनों एक साथ बोले, पहले तू खाई के पास खड़ा तो होकर दिखा। तनय ने अपने फेस पर हाथ रख लिया और रोने का नाटक करते हुए बोला, भगवान, क्या गलती थी मेरी, जो ऐसे बेकार दोस्त दिए मुझे। अधिप और जन्य दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। तनय फिर अपना हाथ ऊपर करते हुए बोला, भगवान प्लीज मुझे एक अच्छा दोस्त दे दो, मैं उसके साथ बिजी हो जाऊंगा, तब इन दोनों को मेरी कदर होगी। तनय बोल रहा था कि उसकी नजर सामने खड़ी अदा पर गई, जो उसको ही देख के मुस्कुरा रही थी। अदा को तनय किसी कार्टून जैसा लग रहा था।
अलग अलग फेस बनाना, अजीब अजीब आवाज निकाल के बात करना। अदा को उसको देख के बड़ा मजा आ रहा था। तनय ने अदा को देखा तो उठ के उसके पास आया और अपने घुटने पर बैठ के अपनी बाहें खोलते हुए बोला, छोटी गिलहरी, मेरी दोस्त बनोगी? प्लीज ना मत करना, ये दोनों गंदे दोस्त है, तुम मेरी अच्छी वाली दोस्त बन जाओ, फिर हम दोनों मिलके दोनों फाड़ देंगे। अदा तनय को देख के मुस्कुरा रही थी। अभी अधिप ने भी उसके सामने ऐसे ही हाथ फैलाए थे और वो अधिप की गोद में चली गई थी। अदा को लगा उसको तनय की गोद में जाना है, तो वो भी तनय के सामने बैठ गई और उसके गले में बाहें डाल ली। अधिप की गुस्से से आंखें लाल और मुट्ठी चाकू पर कस गई। तनय को लगा उसकी छोटी गिलहरी ने उसकी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली और उसने भी अदा को हग कर लिया। फिर उसको गोद में लिए हुए खड़ा हुआ और बोला, अब हम दोनों मिलके इन दोनों की वॉट लगा देंगे। जन्य ने जब अधिप को गुस्से में लाल देखा तो जल्दी से उठ के तनय के पास आया और धीरे से बोला, बच्ची को छोड़ वरना तेरी वॉट लगनी पक्की है। तनय ने जन्य की तरफ देख के कहा, क्यों, मुझे नई दोस्त मिल गई तो तुझे जलन हो रही है? जन्य तनय का सिर पकड़ के अधिप की तरफ घुमाते हुए बोला, जलन मुझे नहीं किसी और को हो रही है, और वो तुझे जला दे उससे अच्छा है बच्ची को छोड़ दे। तनय ने अधिप की जलती आंखें देखी तो उसका दिल डर से एक धड़कन चूक गया। उसने तुरंत अदा को छोड़ दिया। अदा जो तनय की गोद में चढ़ी थी वो फिर जमीन पर धम से गिरी और उसके मुंह से चीख निकल गई। तनय की तो सांसें ही मुंह को आ गई। अब तो उसको कोई नहीं बचा सकता।